नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, जैन इंटर कॉलेज करहल, जनपद मैनपुरी। कक्षा 11 रसायन विज्ञान के अध्याय 3 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता के व्याख्यान 7 के अध्ययन हेतु आप सबके बीच प्रस्तुत हूं। इस अध्याय के पिछले व्याख्यानों में हमने दीर्घाकार आवर्त सारणी, तत्वों के आवर्ती गुण और गुणधर्मों में आवर्तता का अध्ययन किया। तत्वों के आवर्ती गुणों में हम आयनन विभव, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या आदि का विस्तृत अध्ययन पिछले व्याख्यानों में कर चुके हैं। तत्वों के आवर्ती गुणों के अंतर्गत आज के इस व्याख्यान में हम इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता का अध्ययन करेंगे। हम आज सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है और विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं तथा इनकी आवर्तों और वर्गों में आवर्तता कैसे होती है। आइए सबसे पहले अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। आइए अब अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता का। पिछले व्याख्यान में हमने आयनन विभव का अध्ययन किया था। आयनन विभव क्या है कि किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु में से इलेक्ट्रॉन पृथक कराने में आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। यानी वहां किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु में से इलेक्ट्रॉन पृथक किए गए, निष्कासित किए गए और तब आवश्यक ऊर्जा को आयनन विभव कहते थे। यहां इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होना है कि उदासीन गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने पर निर्मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। तो इसकी परिभाषा ऐसे करते हैं कि जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता यहां निर्मुक्त ऊर्जा होती है। यद्यपि कुछ तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते समय ऊर्जा अवशोषित भी करते हैं। उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार के होते हैं कि उन्हें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने के लिए ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है, वहां ऊर्जा प्रयुक्त होती है। तो यह कहना कि इसमें निर्मुक्त ऊर्जा ही होती है गलत होगा, क्योंकि कुछ तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने पर ऊर्जा निर्मुक्त होती है तो कुछ तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने पर ऊर्जा प्रयुक्त होती है। जब ऊर्जा निर्मुक्त होती है तो उस प्रक्रम को ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहते हैं, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है। कैसे? अगर कोई तत्व X है और उसे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराएं, गैसीय स्टेट में है X और उसे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराएं तो ऋणायन बनता है, साथ ही ऊर्जा मुक्त होती है। ऐसे प्रक्रम को हम ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहते हैं। यानी ऊर्जा निर्मुक्त होना और ऊर्जा प्रयुक्त होने के आधार पर हम प्रक्रम को दो प्रकार का बना सकते हैं, एक बार ऊष्माक्षेपी प्रक्रम और एक बार ऊष्माशोषी प्रक्रम। तो जब ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा तो डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए अर्थात इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान नेगेटिव होगा। यह हमें याद रखना है। किसके लिए? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए। उदाहरण के लिए हम इसमें क्लोरीन देख सकते हैं। क्लोरीन परमाणु गैसीय अवस्था में जब होता है तो उसे एक इलेक्ट्रॉन जब हम ग्रहण कराते हैं तो Cl- क्लोराइड आयन बनता है और उस समय जो डेल्टा H है वो ऋणात्मक होता है 348.8 किलो जूल प्रति मोल। तो यहां क्या हुआ? ऊर्जा निर्मुक्त हुई। यहां ऊर्जा निर्मुक्त क्यों हुई इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 17Cl बराबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है। आप जोड़ लें 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17। यहां एक इलेक्ट्रॉन की कमी है अक्रिय गैस के अनुसार। यदि एक इलेक्ट्रॉन p में और आ जाए तो p6 हो जाएगा, तो इसका विन्यास आर्गन 18 जैसा हो जाएगा, जो कि स्थायी विन्यास होता है। तो यदि इसको एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जब ग्रहण करेगा तो इसका विन्यास हो जाएगा 3s2 3p6। कैसा हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा कैसा? 3s2 3p6। इस समय ये स्थायी विन्यास प्राप्त करेगा। अतः यहां इसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने में सरलता होती है
और इसके लिए ऊर्जा एक्स्ट्रा नहीं देनी पड़ती, बल्कि इसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, इसलिए यहां डेल्टा एच का मान निगेटिव है। यहां कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों, तो यहां जरूर ध्यान रखें कि जब ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराना कठिन नहीं होता, बल्कि वे स्वयं ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं ताकि वे स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लें, वहां ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है और वहां डेल्टा एच का मान निगेटिव होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है। दूसरा पॉइंट होता है समझना जरूरी कि डेल्टा एच जब पॉजिटिव होगा, कब? जब ऊष्मा शोषी प्रक्रम होगा। यह थोड़ा सा परिवर्तित है। यह उत्कृष्ट गैसों के लिए हो सकता है अथवा उन तत्वों के लिए हो सकता है जिनके विन्यास स्थायी होते हैं, अर्थात जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्यवस्था अर्धपूरित या पूरित होती है। उनमें आप आवर्त 2 में बेरिलियम और नाइट्रोजन, आवर्त 3 में मैग्नीशियम आएगा और नाइट्रोजन वाले स्थान पर फास्फोरस आएगा और आवर्त 3 में ये नियोन वाले स्थान पर आर्गन आएगा। तो ये जो हमने तत्व लिखे बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियोन, उत्कृष्ट गैस नियोन, और मैग्नीशियम, फास्फोरस और आर्गन, इन तत्वों के विन्यास स्थायी माने जाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराना स्वेच्छा से ही अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते, बल्कि इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराना पड़ता है और जब इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराए जाते हैं तो ये बहुत कम स्थायी विन्यास होता है, अर्थात वो अस्थायी विन्यास में पहुंचता है इलेक्ट्रॉन। वो व्यवस्था अस्थायी होती है जिस कारण से इनमें ऊष्मा शोषित करानी पड़ती है, इन्हें ऊर्जा प्रदान करानी पड़ती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने के लिए। और जब ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने के लिए प्रदान की जाती है, इनको दी जाती है, तो इनके एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होते हैं। कहना यह है कि इनके लिए डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक, तो अब देखें, इस समय जो हम चर्चा कर रहे थे ये परमाणुओं से आयन बना रहे थे, तो अतः ये प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की हम चर्चा कर रहे थे। किसकी? EA1। जैसे आयनन विभव में हमने पढ़ा था I1 I2 प्रथम आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव, वैसे इसको हम प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहेंगे, क्योंकि हम परमाणु से आयन बना रहे थे। यहां हम ऋणायन में इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण करा रहे, बल्कि किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा रहे थे। तो आपने जाना कि ये प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कहलाती है। इसी के साथ हम द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी देखते हैं, और द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान जो होता है वो हमेशा धनात्मक आता है। डेल्टा एच कैसा आता है? पॉजिटिव। क्यों आता है इसकी चर्चा करते हैं। मान लो कोई तत्व M है और उस पर उसके ऋणायन एक ऋणावेशित हम आयन को लेते हैं M-, गैसी स्टेट में है, उसको एक इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण कराएंगे तो M डबल- हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने पर एक ऋणावेश आता है, लेकिन ऋणायन को एक इलेक्ट्रॉन देने पर डबल- आवेश हो गया, तो M2- गैसीय स्टेट में। यहां हम ये चर्चा करेंगे कि जब कोई M तत्व था और उदासीन स्थिति में था, उदासीन परमाणु है, और उसको हमने जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराया तो M- बना, यानी एक आवेश वाला, एक ऋणावेश वाला आयन बना। अब यहां पर जो परमाणु था उस परमाणु में प्रभावी लाभ की आवेश अधिक था। क्यों? क्योंकि यहां प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे। यहां क्या हुआ? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में कम हो गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने एक्स्ट्रा ग्रहण कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन जब इसने एक्स्ट्रा ग्रहण कर लिया तो यहां पर प्रभावी नाभ की आवेश और कम हो गया। कैसा हो गया? और कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। और इलेक्ट्रॉन जब घनत्व बढ़ गया इस पर, तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होगा। बाहर से जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराएंगे तो मान लो इस M- में और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराएं, इस M- में और इलेक्ट्रॉन अगर हम ग्रहण कराएं, जैसे हम यहां करा रहे हैं M- में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण, यानी इसी M- में हम पुनः जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराएंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो बढ़ा हुआ है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये पहले से ही ग्रहण किया हुआ है। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए यहां पर प्रतिकर्षण हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रतिकर्षण हो जाता है।
और प्रभावी नाभिकीय आवेश भी कम हो जाता है। अतः M2- को बनाने के लिए, अर्थात M- को एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, या ऊर्जा निर्मुक्त नहीं होती, अतः यह ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार हम द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि को जान पाए। जब हम ऋणायन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराते हैं तो यहां जो डेल्टा H है इसको हम डेल्टा H2 लिखेंगे। क्यों? ये द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की आवर्त में आवर्तता, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता की आवर्त में आवर्तता। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अधिक ऋणात्मक होता जाता है। कैसा होता जाता है? अधिक ऋणात्मक होता जाता है। इसमें भी कुछ अपवाद हैं। अधिक ऋणात्मक क्यों होता जाता है, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि जैसे जैसे बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती होती है, और परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहां बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने से कक्षाएं श्रिंक कर जाती हैं। हमने परमाणु त्रिज्या की व्याख्यान में पढ़ा था। तो आप जानते हैं कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ परमाणु आकार बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अधिक ऋणात्मक होता जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ अपवाद भी हैं, हम उन अपवादों की चर्चा करते हैं। जैसे -60 Li, आप रेड वाले देख लें, बोरॉन का देखिए -26.8, और उससे पहले बेरिलियम का 62.6 जो धनात्मक हो गया। यहां हमने बात की कि अधिक ऋणात्मक होते जाते हैं, किंतु बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियोन, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान धनात्मक हैं। क्योंकि हमने अभी चर्चा पिछली की थी, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होते हैं, और स्थायी विन्यास में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने पर उनका विन्यास अस्थायी हो जाता है, जिस कारण से इन्हें ऊर्जा अतिरिक्त देनी पड़ती है, तब जाके इलेक्ट्रॉन हम ग्रहण करा पाते हैं। ऊर्जा इनमें प्रयुक्त होती है, यहां ऊर्जा निर्मुक्त नहीं होती। ऊर्जा प्रयुक्त होने के कारण इनमें ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है, यहां डेल्टा H इसलिए पॉजिटिव आ जाता है। बाद बाकी सभी तत्व आसानी से और स्वेच्छा से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, वहां ऊर्जा निर्मुक्त होती है, और इनके प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होते हैं, जिससे इनके इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के मान नेगेटिव होते हैं। इनको देख लेते हैं, नाइट्रोजन को एक देख लेते हैं। नाइट्रोजन 7n बराबर होता है 1s2 2s2 2p3 विन्यास, तो 2 2 4 3 7। यहां 2p3 का जो कक्षकों का बढ़ाव है, हम लोगों ने आयनन विभव में भी पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा कि अर्धपूरित व्यवस्था है। इसलिए अर्धपूरित व्यवस्था होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान कार्बन से कम है। यहां ऋण चिन्ह और धन चिन्ह ऊर्जा निर्मुक्त करना और ऊर्जा प्रयुक्त करना ऊष्माक्षेपी प्रक्रम और ऊष्मा शोषी प्रक्रम को प्रकट करते हैं। माइनस चिन्ह प्रकट करता है ऊष्माक्षेपी, और प्लस चिन्ह प्रकट करता है ऊष्मा शोषी। तो हमने देखा कि यहाँ स्थायी विन्यास होने के कारण इन्हें जब हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराते हैं तो स्थायी से विन्यास अस्थायी हो जाता है, जिस कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कराने में ऊर्जा प्रयुक्त करानी पड़ती है, और ये प्रक्रम ऊष्मा शोषी हो जाता है। अतः इनके डेल्टा H पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन का आपने जाना कि क्यों इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। साथ ही हम जानते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के परिमाण बढ़ते हैं, किंतु इसमें कुछ अनियमितताएं हैं जो नाइट्रोजन पे हैं, बेरिलियम पे हैं और नियोन पे हैं। तो कार्बन से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान कम है परिमाणात्मक रूप से, और धनात्मक क्यों है वो हमने चर्चा कर ली। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में जो अंतर है उसको देखते हैं क्या कारण है, और ये भी देख लेंगे कि इसकी निगेटिव क्यों है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है 1s2 2s2 और
2p2, ये नाइट्रोजन का था, ये ब्लैक वाला कार्बन का है, तो इसको लिखेंगे 6c बराबर। अब कार्बन का बना रहा हूं मैं, ये कार्बन का, तो यहां 2p2 है, तो इसका बढ़ाव जो होगा 3 कक्षकों में, वो केवल 2 कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पहला और दूसरा। इस प्रकार तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां खाली, तीसरा कक्षक यहां खाली है। जब तीसरा कक्षक खाली है, इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने में ऊर्जा निर्मुक्त होगी, क्योंकि यहां कठिनाई नहीं होगी। अतः यहां इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान निगेटिव होता है और परमाणु के दृष्टिकोण से नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक होता है। अगर हम बेरिलियम को देखें 4Be, तो 1s2 और 2s2, यहां 2s कक्षक पूरा है, जो कि बाह्यतम कक्षक भी है। बाह्यतम कक्षक के पूर्ण होने के कारण इसका विन्यास स्थायी है, अतः इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराना कठिन भी है, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराया जाता है, तो इसके बाद जब इसका ऋणायन बनता है, तो वहां कम स्थायित्व वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिस कारण से इनकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान पॉजिटिव है। और इसी प्रकार अब हम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। अक्रिय गैसों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np6 होता है। Np6 का मतलब बाह्य कोश का सामान्य विन्यास NH2Np6 होता है, अर्थात p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, अर्थात p उपकोष के सभी कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। p उपकोष के सभी कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक स्थायी व्यवस्था होती है। जब हम इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराते हैं, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, तो यहाँ ऊर्जा प्रयुक्त करानी होती है, ऊष्माशोषी प्रक्रम हो जाता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान पॉजिटिव आता है। तो इस प्रकार हमने इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के संबंध में आवर्तता का अध्ययन किया। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी वर्ग में किस प्रकार परिवर्तित होती है, अर्थात वर्ग में आवर्तता। अब देखते हैं वर्ग में आवर्तता। इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है। क्यों? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। अगर हम इस वर्ग को देख लें, वर्ग 1 को, तो ये आवर्त 1 है, ये आवर्त 2 है, ये आवर्त 3, ये आवर्त 4, ये आवर्त 5, ये आवर्त 6। आवर्त से हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ 1 कोष है, यहाँ 2 कोष है, यहाँ 3 है, 4 या 5 या 6। तो ऊपर से नीचे जाने पर किसी वर्ग में परमाणु आकार बढ़ते हैं। अतः नाभिक का अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण घटता है। जब परमाणु आकार बड़ा हो जाता है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन तो बाह्यतम कोश में आएगा। जैसे मान लो तीसरी कक्षा है, दूसरी और तीसरी की तुलना तीसरी और चौथी की तुलना करते हैं, तीसरी और चौथी की, तो आप देखें कि ये रहा नाभिक, ये पहली कोश, दूसरी कोश, तीसरी कोश। अब ये दूरी जो है तीसरी कोश तक, और अगर एक कोश और बढ़ा दें इसमें ये, तो ये दूरी बढ़ गई। अब बाह्यतम कोश में जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो वो यहां पे आएगा, अगर हम तीसरी कक्षा में आएगा तो, और चौथी कक्षा में आएगा तो यहां पे आएगा। तो जिन परमाणुओं में 4 कोश होते हैं, वहां नाभिक का आकर्षण बाह्यतम कोश में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के प्रति घट जाता है। नाभिक का आकर्षण घट जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम हो जाता है। तो परंतु इस क्रम में भी कुछ अनियमितताएं हैं। हमने क्या जाना कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान परमाणु के दृष्टिकोण से, वैल्यू के दृष्टिकोण से वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, किंतु इस क्रम में कुछ अनियमितताएं हैं। देखिए कैसे, पहले घटना देख लेते हैं कैसे घट रहा है। देखिए हाइड्रोजन का -73, यहां कोई अपवाद नहीं है इस वर्ग में, तो आप देखिए -60, -53, -48, -47, -46, तो कम ऋणात्मक होता जा रहा है। और अगर परमाणु के दृष्टिकोण से देखें तो घट रहा है। अब देखते हैं वर्ग 16 में, एक एग्जाम्पल ले लिया वर्ग 16 का। वहां हमने देखा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किलो जूल प्रति मोल में -141.1 है, जो
वहीं सल्फर की -200.43 है। परमाणु के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं कि 141 से 200 ज्यादा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान कम कहां हुआ, बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? यही बात यहां फ्लोरीन में भी है और क्लोरीन में। यहां भी बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान, यहां भी बढ़ रहा है, या इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान, लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक ऋणात्मक हो रहा है, ऐसे कह लें। क्यों? क्योंकि आवर्त 2 के तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुताओं का मान आवर्त 3 के तत्वों से कम होता है, अर्थात आवर्त 3 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आवर्त 2 के तत्वों का परमाणु आकार बहुत छोटा होता है, जिससे वहां इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। जब यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है, आवर्त 2 में केवल 2 कक्षाएं होंगी, एक पहली और ये दूसरी की, तो यहां इन 2 कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन हैं। इन 2 कक्षाओं में जब इलेक्ट्रॉन हैं तो यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि छोटी कक्षाएं हैं, मतलब छोटा आकार है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाने के कारण जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है तो ये इलेक्ट्रॉन उसे प्रतिकर्षित करते हैं। अतः जो ऊर्जा मुक्त हो रही है, यहां पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी यानी मुक्त ऊर्जा के बराबर, तो वह मुक्त ऊर्जा कुछ इस प्रतिकर्षण को कम करने में लग जाती है। कौन सा प्रतिकर्षण? इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है और इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, तो यहां एक प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं, यहां तो आ रहे हैं इधर की तरफ, ये उसमें प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है, क्योंकि दोनों समान आवेश के हैं। इस प्रतिकर्षण को कम करने में कुछ मुक्त हुई ऊर्जा खर्च हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान आवर्त 2 के तत्वों के लिए कम होता है। अर्थात फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान क्लोरीन की अपेक्षा कम ऋणात्मक होता है, अर्थात परमाणु के दृष्टिकोण से देखें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान अधिक और फ्लोरीन का कम होता है, जो कि एक अपवाद है। ऐसा इसलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाने के कारण, फ्लोरीन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाने के कारण। तो अब हम अध्ययन करेंगे विद्युत ऋणात्मकता का। अब अध्ययन करते हैं विद्युत ऋणात्मकता का। अणु के किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति या क्षमता को उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। किसी सहसंयोजक अणु में किसी एक परमाणु द्वारा सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। विद्युत ऋणात्मकता को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो कोई ए बी अणु है, इसमें जो एकल बंध है उसमें क्या होगा कि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन युग्म प्रयुक्त हुआ होगा। इस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अगर परमाणु ए की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी तो ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म ए की ओर आकर्षित होगा, तो ए पर डेल माइनस अर्थात आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और बी परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। अर्थात परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता से सहसंयोजक बंध में आयनिक गुण की माप हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब यह बंध सहसंयोजक बंध के साथ साथ आंशिक आयनिक बंध के भी लक्षण रखता है और इसमें आंशिक आयनिक बंध भी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ए और बी परमाणुओं पर आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश उत्पन्न है। इसके विपरीत एक एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं, यदि ए और बी के बीच प्रयुक्त साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म यदि बी की ओर आकर्षित हो जाता है तो ए पर डेल प्लस और बी पर डेल माइनस, जिधर जाएगा किधर जाएगा, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी उधर इलेक्ट्रॉन युग्म आकर्षित होगा, तो बी की तरफ आकर्षित हो गया। अब बी पर डेल माइनस, यहां भी हम कहेंगे कि आंशिक आयनिक बंध बन जाता है। यह सहसंयोजक बंध में
आंशिक रूप से आयनिक लक्षण आ जाता है, आंशिक रूप से आयनिक लक्षण आ जाता है दोनों ही परिस्थितियों में। किंतु यदि ए और बी दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं समान हो, जैसे Cl2 और Cl दोनों परमाणु समान हैं, यानी इसको हम ए और बी न कहेंगे, अब हम कहेंगे ए ए, माफ कीजिएगा, इसको मैं ए ए लिख देता हूं, या हो बी बी, मतलब दोनों परमाणु समान हो, तो अब दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं समान होंगी। ऐसी परिस्थिति में साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के बीच में स्थित रहेगा, चाहे ए ए अण हो चाहे बी बी अण हो। यहां सहसंयोग बंध में आयनिक लक्षण प्रदर्शित नहीं होगी। तो इस प्रकार विद्युत ऋणात्मकता अणु के किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति या क्षमता होती है। यह आपेक्षिक माप है, इसकी सटीक माप नहीं की जा सकती। ठीक, अब देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता में आवर्तता। विद्युत ऋणात्मकता भी किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट से राइट, L2R का मतलब लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं, Z बढ़ते हैं, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, Z इफेक्टिव भी बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से परमाणु आकार कम होता जाता है। परमाणु क्रमांक के बढ़ने से किसी आवर्त में परमाणु आकार जो है वो कम होता जाता है, और परमाणु आकार के कम हो जाने से विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इसीलिए क्षार धातुओं से हैलोजनों तक विद्युत ऋणात्मकता का मान क्रमिक रूप से वृद्धि करता है, जिसमें हैलोजनों की विद्युत ऋणात्मकता वर्ग 17 के हैलोजन्स, जिनमें कौन है, FCl, Br, I, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी विद्युत ऋणात्मकताएं अपने अपने आवर्तों में सबसे अधिक होती हैं, और क्षार धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। इसी प्रकार अगर हम वर्ग में देखें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश तो बढ़ता है, लेकिन परमाणु आकार भी बढ़ते हैं। परमाणु आकार बढ़ जाने से जो इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के होते हैं उनकी नाभिक से दूरी बढ़ जाती है, और आकर्षित करने की क्षमता जो है, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता घट जाती है। इसलिए विद्युत ऋणात्मकता का मान ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। तो इस प्रकार हमने आज के इस व्याख्यान में इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता का अध्ययन किया, जिसमें हमने विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता की आवर्तता का भी अध्ययन किया। आशा है कि यह व्याख्यान आपके अच्छे से समझ में आया होगा। दीक्षा ऐप आपने डाउनलोड कर लिया होगा, उससे आप स्वलिखित नोट्स बनाइए, और माध्यमिक शिक्षा विभाग के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस वीडियोज को बार बार देखिए। आज इस व्याख्यान के साथ तत्वों की आवर्ती गुण एवं गुण धर्मों में आवर्तता अध्याय पूर्ण हुआ है। इस अध्याय के सभी व्याख्यानों को आप देखकर अपने नोट्स बनाएं, और आज के इस व्याख्यान के आधार पर दिए गए गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका पर करें, जिसमें फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन व फ्लोरीन में किसकी ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्ध अधिकतम और किसकी न्यूनतम होगी, इस पर हमने विस्तृत चर्चा की है। आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और इस अध्याय में आप अभ्यस्त होंगे, ऐसी हमें आशा है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।